Hello dear student, welcome back on my channel Gyan Classes. Today we will study about the function and their groups in this video. So first of all, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले आप फंक्शन समझ लीजिए। फंक्शन बेटा, function is a relation from set A to set B if every element of set A has one and only one image in set B, then it is called function। यानी फंक्शन क्या होता है? ये भी एक रिलेशन होता है टू सेट्स का, जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का, इस एलिमेंट की वन इमेज सेट बी में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम डिफिनेशन से समझ लेते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशन ऑफ function is a relation from set A to set B if, ठीक है, set A to set B in which every element of set A, every element of set A has one and only one image in set B। तो आप लोग समझ गए होंगे फंक्शन क्या है। यानी फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम फंक्शन किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए दो सेट हैं ए बी सी। ठीक है, पहले सेट का जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, और दूसरे दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं आप समझ लीजिए अली, भानु, बिनोय, से भानु और यहाँ पे चंद्रा। ठीक है, ये दूसरा हमारा सेट है। ठीक है, तो अगर हम सेट ए और सेट बी में देखें तो सेट ए की इमेज आपको सेट बी में मिलेगी, लाइक विन में। समझ गए होंगे? यानी सेट ए का जो सेट बी के एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो सेट ए में प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट से सेट ए के एक एरो गई है दूसरे सेट बी के हर एक एलिमेंट में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं और बेहतर आप समझ पाएंगे। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए बी सी कोई सेट है और 1 2 3, इसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? जब ए की इमेज यहां पर हो, बी की इमेज यहां हो, सी की इमेज यहां हो। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से हो, A1 B2 और C3। तो आप समझ सकते हो सेट A की इमेज आपको वन एंड ओनली वन आपको सेट B में मिल रही है, A B C सभी एलिमेंट्स की मिल रही है। फंक्शन तब नहीं होता जब किसी भी एलिमेंट से सेट के एरो नहीं गई होती, तो वो हमारा क्या हो जाता? फंक्शन नहीं होता। एक और एग्जांपल समझ लीजिए जिससे आप बेहतरीन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही सेट है ए बी सी, ठीक है, और 1 2 3। ठीक है, मान लो ए से एरो 1 पे गया है, ठीक है, और ए से ही एरो 2 पे भी गया है,
और C से एरो 3 पे गया है। समझ में आ रही बात? देन ये फंक्शन होगा या नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे? आप देख सकते हो सेट A का जो पहला एलिमेंट है यानी A, उससे 2 एरो गए हैं, 2 एरो आपके मिल रहे हैं और 2 एरो निकल कर जा रहे हैं कहां पे? सेट B के एलिमेंट से, एक पहले एलिमेंट पे और दूसरे एलिमेंट में, यानी कुछ इस तरह से आपका बनेगा A1 A2। तो आप देख सकते हो पहले एलिमेंट में भी आपकी इमेज मिल रही है A की और दूसरे एलिमेंट में भी इमेज आपको मिल रही है सेट B के। तो इस तरह से जब 2 इमेज बन जाती हैं, ये हमारा इमेज फंक्शन इमेज वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहां पर आपको इमेज बनती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है? फंक्शन नहीं होगा। मान लो अगर ये नहीं भी होता, 2 एरो नहीं गए होते, तो यहां पर भी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ईच एलिमेंट, यानी हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, जबकि B से कोई एरो नहीं गया, यानी इसकी इमेज सेट B में नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम किसी सेट्स के रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए A B C 1 2 and 3, यही सेट हम ले रहे हैं। आप देखेंगे A से इमेज यहां पर गई है, B से भी यहां पर गई है और C से भी यहीं पर गई है 1 पर, ठीक है। तो इससे आपको लगेगा कि हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल करके B सेट के एलिमेंट एक ही एलिमेंट पर जाकर के मिलती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन यहां पर बोला जा रहा है कि सेट A से, सेट A के हर एक एलिमेंट, यही तो लिखा हुआ है, सेट A हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट B। तो यहां पर आप देख सकते हो सेट B पे इस एलिमेंट की भी इमेज मिलेगी, इस एलिमेंट की इमेज दिख रही होगी और इस एलिमेंट की भी इमेज बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा फंक्शन होगा। तो आई होप कि आप चारों एग्जांपल से बेहतर समझ गए होंगे कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। अब चलते हैं हम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। फंक्शन ग्राफ समझ लीजिए। फंक्शन ग्राफ किसे कहते हैं? फंक्शन ग्राफ्स बेसिकली ये 6-7 टाइप के होते हैं। सबसे पहले फंक्शन ग्राफ्स जो हमारा है, पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बहुत ध्यान से समझिए, फंक्शन ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ग्राफ्स में सबसे पहला जो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी सीधा सीधा अगर बोले तो y इक्वल टू एक्स, यानी फॉर ईच वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, यानी हर एक वैल्यू y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू भी क्या होगी? इक्वल होगी। कैसे होगी हम ग्राफ से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए एक्सिस है x, x डैश y एंड y डैश, ठीक है। 2 4 6 एंड 8, यहां पे ऑरिजिन होगा 2 4 6 8, ये निगेटिव होता है इधर, ठीक है। इधर भी आपका कुछ ऐसे ही होगा 2 4 6 एंड 8, ये पॉजिटिव होता है। -2 -4 -6 -8, ठीक है। ये हमने एक्सिस बना ली। अब यहां पर देखिए, अगर y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू अगर 1 होगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। समझ में आ रही बात? y की वैल्यू अगर 2 होगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 2 होगी। y की वैल्यू अगर 3 होगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 3 होगी। तो इस तरह से होता है, y की वैल्यू अगर 4 होगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 4 होगी। आइडेंटिटी फंक्शन में यही होता है। तो देखिए, जहां पर
x की y की वैल्यू 2 थी, वहां पर x की वैल्यू भी क्या थी 2, तो यहां पर कुछ पॉइंट बनेगा। अगर y की वैल्यू 4 है तो यहां पे x की वैल्यू भी क्या होगी 4 बनेगी, तो कुछ यहां पर आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है। सेम एज निगेटिव के लिए, अगर -2 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी अगर y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी -2 होगी, तो यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट बनेगा आपका। 4 होगी तो यहां पर ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी लाइन यहां से पास होगी। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। अब दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी मतलब कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए हम ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। सेम तरह से 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8 2 4 6 8 ये माइनस में होंगे, ठीक है। इधर भी आपका ऐसे ही बनेगा -2 -4 -6 -8 और यहां पर ऑरिजिन होगा, ठीक है। यानी यहां कहने का मतलब है कि अगर हम y की वैल्यू अगर मान लो लेट सपोज 4 ले लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 4 कांस्टेंट वैल्यू लेंगे तो आपका फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से, यानी 0.4 यहाँ पर होगा तो यहाँ से लाइन होकर के पास होगी। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को समझते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन थर्ड है हमारा, यहां से ले लीजिए। पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली होता क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 an x की पावर n, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। यानी कहने का मतलब अगर हम ग्राफ बनाएं तो कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लो हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए हम ग्राफ देखेंगे। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। आप पहले उसी तरह एक्सिस बना लीजिए कार्टेशियन, और यहां पर आप देखेंगे ये 2 4 6 8, यहां भी आपका होगा 2 4 6 8 2 4 6 8, ये सभी माइनस में होंगे, इधर पॉजिटिव होता है 2 4 6 एंड 8। ये हमारा x डैश y डैश, ठीक है। तो यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम x की वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू मान लीजिए ले लेते हैं 2 4, ठीक है, 2 and 4, तो y की वैल्यू क्या बनेगी। तो मान लीजिए यहां पर अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर बनेगा, यानी क्या निकल के आएगा 4। अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा 16, ठीक है। तो हमने ग्राफ सिर्फ 8 तक बनाया है, तो यहां पर हम 4 के लिए चेक करेंगे कहां पे बनेगा। या मान लीजिए हम x की वैल्यू क्या ले लें 0 and 1 भी ले लेते हैं, 0 1 भी ले लें तो क्या बनेगा आपका y इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 ही निकल के आएगा, और 0 के लिए हमारा क्या निकल के आएगा, अगर x की वैल्यू 0 लें तो क्या निकल के आएगा 0 ही निकल के आएगा। तो हम जब x की वैल्यू क्या ले रहे थे 0, यानी 0 यहां पे कुछ पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे थे
तो y की वैल्यू भी क्या हो रही थी, 1 आ रही थी। तो यहाँ पे कुछ 1 y पे होगा, यहाँ पे x पे होगा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बनेगा ऐसे लाइक इन में। समझ में आ रही बात। और जब हमने वैल्यू 2 ली तो यहाँ पे y पे 4 आ रहा था, जब x की वैल्यू 2 तो यहाँ पे y पे हमारा ऐसे 4 पे आ रहा था। समझ में आ रही बात, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की जगह, x की पॉजिटिव वैल्यू की जगह माइनस वैल्यू लेते हैं तो क्या बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर x की जगह हम माइनस वैल्यू ले लेते हैं, 0, -1, -2, -3, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, y इक्वल टू जो हमारा निकल के आएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। y इक्वल टू अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमने पढ़ा है कि जब पावर इवन होती है तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कैसे कन्वर्ट होगा, -1 इंटू -1 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर हम -2 ले लेते हैं तो -2 का स्क्वायर हमारा +4 आ जाएगा। ठीक है, यानी माइनस की कंडीशन में भी y हमें क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव इनपुट अगर हम लेते हैं तो पॉजिटिव आउटपुट y में आ रहा है। ठीक है, तो वो काम हम यहाँ पे ग्राफ में करेंगे। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पे ही आएगा। अगर हमने x की वैल्यू क्या ली, -1, यहाँ पे 1 होगा, x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू भी यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू जब हमने -2 ली तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, -4, यहाँ पे कुछ पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से अगर हम इस पैराबोला को आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएं तो ये आपका अपर पैराबोला बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अपर पैराबोला आपका बनता है। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम दूसरा पॉलिनोमियल यानी ये ले लें, y इक्वल टू आप ले लीजिए एक्स क्यूब के लिए क्या ग्राफ बनेगा। वैसे ही सेम आप कार्टेशियन बना लेंगे। यहां पे ले लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सभी वैल्यू माइनस में होंगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, चलते हम वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए हमने क्या एज्यूम करी, 0, 1, 2, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं यहां तक। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर हमने x के प्लेस में 0 पुट करना है तो हमारी वैल्यू 0 ही आनी है। अगर हमने x की जगह 1 ले लिया, 1 का क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर हमने x की जगह 2 लेना है तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। और अगर हमने y की जगह क्या ले लिया, 3 मत लीजिए क्योंकि 27 आएगा, ग्राफ में रहेगा ही नहीं। तो इतना कुछ हमारा आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 7 एंड 8 तक ले लीजिए। ठीक है, यहाँ भी आप 7, 8 तक ले लीजिए, -7 एंड -8। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हमारी आ रही हैं। अगर हम x की वैल्यू माइनस ले लें, माइनस वैल्यूज ले लेते हैं तो क्या बनेगा, तो y इक्वल टू जब हम पुट करेंगे तो 0 पुट करने पे तो 0 ही आ जाएगा। अगर -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी माइनस माइनस प्लस बनेगा और फिर माइनस बन जाएगा। तो यानी वैल्यू भी हमारी माइनस में आएगी। ठीक है, एक्स क्यूब के लिए y इक्वल टू अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, -2 ले लेते हैं तो हमारी सेम तरह से वैल्यू -8 आ जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, यानी दोनों ही कंडीशन में x 0 लेने पर y 0, यहां पर कुछ पॉइंट बनेगा आपका। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी, +1, तब हमारा वैल्यू y पर भी क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, और जब हमने y की वैल्यू कितना लिया, 2 लिया, +2, तो हमारी y में जो वैल्यू निकल के आई थी वो कितनी आई थी, 8, यानी
2 के ऊपर और 8 के सामने यहाँ पर कुछ बनेगा ऐसा पॉइंट, ठीक है। सेम एज निगेटिव की तरह निगेटिव के लिए भी निकल के आया था। जब हमने 0 लिया तो 0 पर, और जब 1 लिया तो यहाँ पर -1, यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा आपका, और जब हमने -2 लिया तो यहाँ पे 8 पे आ करके बनेगा पॉइंट। इसको मैच करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। समझ में आ गया कैसे हमारे पॉलिनोमियल y = x³ के लिए ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आपने 3 फंक्शंस, रेशनल फंक्शन ग्राफ, रेशनल फंक्शन को समझ लीजिए, ये होता है y = f of x = 1/x, ठीक है। इसका ग्राफ बना लेते हैं। सेम एज आप कार्टेशियन बनाएंगे, एक्सिस, ये x, x डैश, y, y डैश। यहां पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहां भी ले लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं सेम एज x = 0.5 1 1.5 2, ये पॉजिटिव वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, जब हमने x की वैल्यू 0.5 लेनी है, यानी इस तरह से कुछ रहेगा हमारा। जब हमने x की वैल्यू कितना लिया 0.5, तो ये बनेगा 10/5, कितना हो जाएगा 2 निकल के आएगा। अगर हमने x की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अगर हमने x की वैल्यू 1.5 एज्यूम करी 1.5, तो ये बनेगा 10/15, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे 0.6 आएगा कुछ, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू कितना एज्यूम कर ले रहे हैं 2 एज्यूम कर ले रहे हैं, x की वैल्यू सॉरी, तो कितना आएगा आपका 0.5। समझ में आ रही बात। यानी एक चीज आपने देखी, जब x की वैल्यू आपने छोटी ली, स्मॉलर ली, तो y की वैल्यू x से बड़ी आ रही थी। जब आपने 1 ली तो इक्वल वैल्यू आ रही थी। जब आपने थोड़ी बड़ी वैल्यू ली x की 1.5 ली तो y की वैल्यू छोटी हो गई, और जब आपने y की वैल्यू बड़ी ली तो x की वैल्यू और छोटी हो गई। समझ में आ रही बात। यानी अगर x की वैल्यू आप बड़ी ले रहे हो तो y की वैल्यू छोटी हो जा रही है, अगर x की वैल्यू छोटी ले रहे हो तो y की वैल्यू बड़ी हो जा रही है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। जब आपने 0.5 लिया था, x में 0.5 यहां पर कुछ होगा तो 0.5 लेने पर 2 पे जा रहा था, कहां पे 2 पे। जब आपने 1 लिया तो यहां पे बन रहा था 1 पे। समझ में आ रही बात। जब आपने वैल्यू 1.5 पुट किया x की, यहां पे 1.5 होगा तो यहां पे 0.6, यहां पे कुछ पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। और जब आपने x की वैल्यू 2 लिया, यहां पे x की वैल्यू कितना लिया 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, यानी 0.5 यहां पे होगा कुछ ऐसा। समझ में आ रही बात। अगर इसको हम फर्दर मिलाएं तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। जीरो वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, जीरो पे नहीं जाएगा,
लेकिन आपने एक चीज देखा, जब हम x की वैल्यू ज्यादा ले रहे थे तब y की वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी। जब हमने y की वैल्यू बड़ी ली तो x की वैल्यू छोटी हो रही। इस वजह से जितना ये आगे जाएगा उतना ही इस एक्सिस के क्लोज होकर के जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। सेम एज फॉर द निगेटिव के लिए भी आपका ग्राफ ऐसे ही निकल करके आएगा। आई होप समझ गए होंगे आप रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्राफ देखेंगे, दैट इज मॉडुलस फंक्शन ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन ग्राफ क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 सॉरी +1 2 3 4 and 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और यहां पर होगा ऑरिजिन। अगर हम x की कुछ वैल्यू एज्यूम कर लें, लाइक ऐसे x की कुछ वैल्यू हम पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, 0 1 2 and 3, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यानी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के लिए जो वैल्यू निकल के आएंगी जब हम 0 पुट करेंगे। मॉड ऑफ x में एक चीज याद रखना, अगर हम निगेटिव इनपुट देंगे तो हमें पॉजिटिव इनपुट आउटपुट मिलेगा। अगर निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आउटपुट निकल के आएगा, अगर पॉजिटिव इनपुट रखेंगे तो हमारा पॉजिटिव आउटपुट इसमें भी आएगा। समझ में आ गई वो बात? यानी कहने का मतलब, अगर हम यहां पर 0 पुट करेंगे x की जगह तो हमारा 0 ही निकल के आएगा। अगर हम यहां पर पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव 1 निकल के आएगा। अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव 2 निकल के आएगा। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें इन केस, तब भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आएगा। अगर हम -2 पुट करेंगे तब भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आएगा, y की वैल्यू। समझ में आ गया होगा मॉडुलस फंक्शन कैसे वर्क करता है। यानी जब हमने 0 पुट किया x की वैल्यू, तब y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0, तो यहां पे पॉइंट बनेगा। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो y की वैल्यू भी क्या है, 1 निकल करके आई है पॉजिटिव। x की वैल्यू हमने पॉजिटिव 2 पुट करी तो यहाँ पे y की वैल्यू भी पॉजिटिव 2 आई है। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट करी तब y की वैल्यू इन केस पॉजिटिव 1 ही निकल के आई थी। जब हमने -2 पुट करी तब भी हमारा क्या था, पॉजिटिव 2 y की वैल्यू पॉजिटिव 2 निकल के आई थी। अगर इस ग्राफ को हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से मिल करके बनेगा। समझ में आ गया कैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनता है। अब चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन समझते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू mod of x upon x when x is greater than 0, यानी हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। 0 वैल्यू तब मिलेगी when x will be equal to 0 and mod of x will give minus value when x is less than from 0, यानी x जब 0 से लेस होगा यानी माइनस वैल्यू हमें x की पुट करनी पड़ेगी तो हमें मॉड ऑफ माइनस वैल्यू देगा। जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यानी इसको ब्रेक करके अगर हम निकालें तो क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू when x is greater than from 0 x divided by x is equal to 1 आ जाएगा।
व्हेन वी विल पुट x इक्वल टू 0 देन 0 वैल्यू मिलेगी। जब हम x की वैल्यू लेस देन फ्रॉम 0 पुट करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू जो निकल के आई 1 0 -1। इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 and -4। ठीक है, यानी जब हमने x की वैल्यू फ्रॉम 0 ग्रेटर ली थी तब हमारा क्या, y की वैल्यू +1 आई थी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मान लो हमने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई थी, यानी ये फंक्शन हमेशा क्या देगा, 1 देगा, तो y की वैल्यू क्या आया था, 1, तो हमारा ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो यहां पे बनेगा, और जब हमने x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करी तो -1 मिला था, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो सिग्नम का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और फंक्शन ग्राफ होता है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उस लास्ट हम समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम इसकी तरफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम शॉर्ट में जिफ बोलते हैं, जिफ। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे नेम से जानते हैं स्टेप वाइज फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन, समटाइम फ्लोर फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन इस नेम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट जहां पर होता है तो हमें वैल्यू नॉर्मल निकल के आती है, लेकिन जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ये ब्रैकेट लगा होगा तो वहां पर क्वेश्चन पे मेंशन होकर के आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेंशन होकर के आएगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है। ठीक है, इसकी कंडीशन में हम ध्यान से समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम x की वैल्यू यहां पर जो x पुटेड है ब्रैकेट के अंदर, अगर हम वैल्यू 0 लेते हैं तो सेम है, जो हम इनपुट लेंगे वही हमें y का आउटपुट दे देगा। अगर हम +1 लेंगे तो हमें +1 दे देगा, जैसा का तैसे हमें आउटपुट देगा। अगर हम 2 ले लेते हैं तो सेम तरह से हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू माइनस में लेते हैं -1, तब भी हमें क्या है, -1 ही सेम तरह से मिल जाएगा। अगर हम -2 पुट करते हैं x की वैल्यू तो -2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा, यानी जितनी वैल्यू हमने पुट करी ये सभी क्या थी, इंटीजर्स थी। इंटीजर पुट करने पर हमें इंटीजर ही ऑब्टेन्ड हो रहा था एज आउटपुट, लेकिन अगर हम नॉन इंटीग्रल वैल्यू यानी नॉन इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू पुट करने पर ये हमें उससे जस्ट बिलो छोटी वैल्यू देता है। यानी कैसे, जैसे मान लीजिए हम x की वैल्यू ले लेते हैं यहां पर 1.2, तो 1.2 से जस्ट छोटी वैल्यू जो होगी
वो 1 होगी, ठीक है 1। अगर हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 3.7 तो जस्ट बिलो वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू हमें 3 निकल के आएगी। अगर हम y की वैल्यू क्या ले लें 3.2 ले लें तब भी हमें क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू को माइनस में ले लेते हैं तब क्या निकल के आएगा -1.2। देखो वही वैल्यू लेंगे जो हमने यहां पर ली थी नॉन इंटीग्रल वैल्यू, तब हमें जस्ट बिलो वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है निगेटिव इंटीजर के केस में जितनी बड़ी निगेटिव वैल्यू होगी, जितनी बड़ी निगेटिव वैल्यू होगी दैट इज स्मॉलर फ्रॉम स्मॉलर निगेटिव वैल्यू। कहने का मतलब -1 से -2 ग्रेटर, सॉरी -1 से -2 ग्रेटर वैल्यू है और -1 क्या है स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। -3 नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया। अगर हम देखें यहां पर तो हमने पढ़ा है इंटीजर के केस में कि जितनी बड़ी हम निगेटिव वैल्यू लेंगे उतनी ही वो छोटी होती है। समझ में आ रही बात? तो -1 से -2 क्या है स्मॉलर है, -1 से -2 स्मॉलर है और -3 -2 से स्मॉलर है। समझ में आ गई बात? तो वही चीज है -1.2 से -2 क्या है स्मॉलर वैल्यू है, यानी जस्ट बिलो वैल्यू है। सेम एज अगर हम -3.2 लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -4। समझ में आ रही बात? तो जब हम नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले रहे थे तो वैल्यू इस तरह से चेंज होकर के आ रही थी। वंस आई डू रिपीट, जब हमने नॉन इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू 1.2 ली तो जस्ट उसकी बिलो वैल्यू 1 बनेगी, ये 1। जब हमने y की वैल्यू 3.7 ली तब उसकी जस्ट बिलो वैल्यू 3 बनी। जब हमने y की वैल्यू 3.2 ली तब जस्ट बिलो वैल्यू 3 बनी। सेम एज जब हमने माइनस में ली तो माइनस पे लेने पर हमें जो जस्ट वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। समझ में आ गई बात? निगेटिव के केस में हमने पढ़ा है कि जितनी बड़ी निगेटिव वैल्यू होती है वो उतनी ही स्मॉलर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर -3.2 जब हमने लिया तो इससे जो बिलो वैल्यू होगी -4 होगी। अगर हमने क्या ले लिया y की वैल्यू -3.7 लेंगे तब भी हमें क्या है -4 मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑरिजिन हो जाएगा x डैश y डैश, ठीक। चलिए हम एक बार ग्राफ के लिए वैल्यू निकाल करके चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए y की वैल्यू हमने निकालनी है तो जब हमने 0 पुट किया था तो क्या मिला था 0 मिला। जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1। जब 2 पुट करेंगे तो 2 निकल के आएगा। जब 3 पुट करेंगे तो 3 निकल के आएगा, ठीक है। माइनस के लिए अगर हम पुट करेंगे -1 तो हमें -1 मिला। -2 पुट किया तो -2 मिलेगा। -3 पुट किए तो -3 मिलेगा। -4 पुट किए तो -4 मिलेगा, ठीक है। यही था। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जब 0 पुट किया तो यहाँ पे
ठीक है। जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 1, जब x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिली 1। तो यहाँ से ऐसे जब x 1 पुट किया तो हमारा y की वैल्यू 1 मिली। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू हमें क्या है 2 मिली, यानी x के ऊपर यहाँ पे 2 एंड y के 2 यहाँ पे ऐसे। जब x की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो y की वैल्यू हमें क्या है 3 मिली, तो यहाँ x के जस्ट ऊपर यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन बन जाएगी, ठीक है। सेम एज अगर हम निगेटिव वैल्यू के लिए देखें, जब हमने x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू भी हमें क्या है -1 है। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू हमें क्या मिली -1, लाइक ऐसे। जब x की वैल्यू हमने -2 ली तो y की वैल्यू हमें -2 मिली, यानी यहां से। अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन को देख लेते हैं एक बार। ऑफ रियल फंक्शन 4 होते हैं। पहला होता है एडिशन, जो कि होगा f प्लस जी x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। एंड सब्सट्रैक्शन में होगा सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जो होगा f माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, मल्टीप्लीकेशन f इंटू जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड कोशेंट कोशेंट जो आएगा f अपॉन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। ये चीज़ें और आप इसको लर्न कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, उसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों को समझना है तो हमारे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए।